हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अग्रवाल क्लासेस। कल हम अपने केस स्टडीज़ और एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स करे थे फाइनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर के बिजनेस स्टडीज़ में। आज थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और कुछ केस स्टडीज़ और कुछ एमसीक्यू और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपको पेपर में क्वेश्चन समझने में भी आसानी हो और पेपर में अच्छे मार्क्स भी स्कोर हो। पहला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एनी फोर फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। जो अपन ने फाइनेंशियल मार्केट स्टार्ट करी थी तो सबसे पहले अपन ने उसका कंसेप्ट और मीनिंग पढ़ा था, फिर उसके फंक्शंस पढ़े थे। उसके मेन फंक्शंस क्या थे? पैसा लेना और अच्छी तरह लगाना। दूसरा, सप्लाई, डिमांड और सप्लाई से उसकी प्राइस डिस्कवरी करना किसी भी सिक्योरिटीज़ की, चाहे वो बॉन्ड हो, शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो। फिर जल्दी से जल्दी कैश में, मतलब लिक्विडिटी था उसमें एक पॉइंट कि सिक्योरिटीज़ को ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। कौन? फाइनेंशियल मार्केट। दूसरा था क्या? कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब बैंक, मतलब जो फाइनेंशियल मार्केट था वो अपनों को सारी इंफॉर्मेशन देता था किस चीज़ की, कितना टैक्स लगेगा, कितनी ब्रोकरेज लगेगी, कितना मतलब इंटरेस्ट कटेगा, वगैरह वगैरह, और अपना टाइम भी आता था। नॉट ओनली इन दी मीन्स ऑफ कॉस्ट, मतलब खाली कॉस्ट में नहीं, मतलब टाइम के भी बेसिस पे वो अपनी कॉस्ट सेव करता था। तो इसके फंक्शन पढ़ते क्या है उसका दूसरा। और और कैसे आ सकता है क्वेश्चन? अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब जहाँ पे एक एक ब्रिज की तरह काम करता है, मतलब एक से पैसा लेता है और दूसरे को देता है। मतलब इसमें वाला पॉइंट था ना, मोबाइलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव एरियाज वाला, वो वाला इसमें आएगा पॉइंट दूसरे वाले में। और एक्सप्लेन इन टू ऑफ इट्स फंक्शन, कोई भी दो फंक्शंस एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, देखते हैं। हुई है, देखो मोबाइलाइजेशन मतलब ये वाला पहला, फिर फैसिलिटेटिंग डिमांड सप्लाई, कैश में कन्वर्ट, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ट्रांजेक्शन, ये वाला हो गया। ठीक है, फिर आता है मनी मार्केट इज एसेंशियली अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट स्टेट एनी थ्री फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। पहला फीचर तो इसके नाम से आ गया, किसके लिए? शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। 2 मिनट रुको, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म फंड्स है तो इसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या होगी? लेस देन 1 ईयर। और दूसरा क्या था? एक तो इसका कोई भी वो नहीं होता, इसमें जोग्राफिकल एरिया नहीं होता, एक तो फीचर्स इसका ये था। और क्या था कि ये हाईली लिक्विड होता है, मतलब कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है, इसमें लेस रिस्की होता है और लेस रिटर्न भी कह सकते हैं एक तरीके से। लेकिन लेस रिटर्न एक तरह से नेगेटिव वे में आ सकता है, तो चाहे वो ना लिखो, ये आ सकता है। लेस रिस्की है, कन्वर्टेबल इनटू कैश इजीली, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर है, नो ज्योग्राफिकल एरिया, ये पॉइंट आ सकते हैं इसमें। देखो क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है, हाईली लिक्विड, लेस रिस्की, एक ज्योग्राफिकल एरिया का भी पॉइंट दे सकते हो आप। ठीक है, नेम द मार्केट विच कंपनीज इशू सिक्योरिटीज। ये तो प्राइमरी मार्केट आसान था। सेकेंड उसके कैपिटल मार्केट के दो थे, एक तो प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है? इशू न्यू सिक्योरिटीज। और सेकेंडरी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है वो ओल्ड सिक्योरिटी के साथ खरीदना और बेचना करते हैं। फिर आता है व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट। बहुत सारे थे, प्राइवेट प्लेसमेंट था, ऑफर फॉर सेल, आईपीओज, प्रोस्पेक्टस, राइट इशू, वो सारा अपन डिटेल में पढ़ा था। अगर उसमें कोई डाउट हो तो मुझे मेल कर देना, चाहे नीचे कमेंट कर देना। ये आ गया था प्रोस्पेक्टस, जिसमें सारी डिटेल होती है कंपनी की, कितने पैसे इशू करने हैं, कितने पैसे लेने हैं, किस तरह इशू करने हैं, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज़ कैसे इशू करनी है। ईआईपीओ मतलब इंटरनेट के द्वारा, ऑफर फॉर सेल मतलब एक कंपनी को दे देना, राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मतलब एक कंपनी ले लेती है और हाई नेटवर्थ या हाई क्रेडिटवर्दीनेस वाली कंपनी को दे देती है जनरली हाई प्राइस पे। ठीक है, वाई सेकेंडरी मार्केट कंसीडर्ड एज अ मार्केट फॉर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। क्यों होती है इसको सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राइमरी मार्केट में तो पहले इशू हो चुका है, और लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जो पहले इशू हो चुके हैं उसका बाइंग और सेलिंग कौन करते हैं आपस में? इन्वेस्टर्स। ठीक है, इसलिए कहते हैं इसको सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। देखो क्या लिखा होगा, secondary market is considered as market for second hand securities because in this market second hand securities are sold between investors। और
प्राइमरी मार्केट में कंपनीज और इन्वेस्टर के बीच में होता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में होता है। फिर अगला क्या है, इन सेकेंडरी मार्केट सेल ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस बिटवीन इन्वेस्टर ओनली, देन हाउ डज दिस मार्केट कंट्रीब्यूट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो जो प्राइमरी मार्केट होती है उसमें तो डायरेक्टली देती है कंट्रीब्यूशन कैपिटल फॉर्मेशन में, लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट होती है उसमें वो इनडायरेक्टली देती है। अपन ने पढ़ा भी था इनडायरेक्टली कैसे, जो कम कैसे देती है, जैसे मान ले एक बंदे को बेचना है, मतलब खरीदना है बंदे को, और एक बंदे को सेल करना है, एक बंदे को बाय करना है, तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगी, इसमें इनडायरेक्टली होगी। कैसे, जिसके पास जिसको बेचना है उसके पास तो पैसे आ जाएंगे, और जिसको बाय करना है उसके पास शेयर आ जाएंगे। तो एक तरीके से मार्केट में मनी का तो रोल हो रहा है ना, इसलिए इनडायरेक्टली वो कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, आगे समझ पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। दिस मार्केट कंट्रीब्यूट्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन इनडायरेक्टली बाय प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द सिक्योरिटीज बोट इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जो अगर खरीद ली सिक्योरिटीज वो तो इन्वेस्टर्स के पास आ गई, लेकिन उसको डील अगर वो बेचना खरीदना हो तो वो तो सेकेंडरी मार्केट में होएगा ना, इसलिए वो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है कैपिटल फॉर्मेशन को प्राइमरी मार्केट वाले शेयर्स के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेम एनी टू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, बहुत सारे थे, कॉल मनी हो गया अपना, कह सकते हैं कमर्शियल बिल हो गए, और ट्रेजरी बिल्स हो गए, और सीडी हो गया, बहुत सारे थे उसमें। तो चलो पढ़ते गए इसमें क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है ना, ये क्या क्या है, एक तो आ गया कॉल मनी और एक आ गया ट्रेजरी बिल। ठीक है, फिर दूसरा क्या पॉइंट है, नेम द मार्केट विच प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए अपने अभी फीचर्स पढ़ गया है एक के मनी मार्केट के, उसमें क्या था, शॉर्ट टर्म फाइनेंस जिसकी मैच्योरिटी लेस देन 1 पीरियड हो। व्हाट इज मीन्ड बाय कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए, और कैपिटल मार्केट में क्या होता है, जो खरीदने वाला होता है उससे लेती जब एक तो किसके बीच में, ये एक तरह का ब्रिज होता है, ये एक लिंक होता है किसके बीच में, बायर्स और इन्वेस्टर बीच में, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर और कंपनीज के बीच में। हाउस होल्ड सेक्टर हो गए सेवर्स, और जो कंपनीज होगी वो हो गई इन्वेस्टर। ठीक है, देखो कैपिटल मार्केट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स, इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फंड्स। फिर आता है नेम टू सेगमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, नेम एनी टू नेशनल लेवल स्टॉक एक्सचेंजिंग, एक तो अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हो गया, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हो गया, बहुत सारे होते हैं, देखते चलो क्या लिखा हुआ है। दिया हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और ओटीसीआई ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। मतलब ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया में क्या होता है, ये भी एक तरह का एक्सचेंज है, लेकिन इसमें क्या होता है, एनएससीआई में तो मतलब पहले T+2 का सेटलमेंट होता है, लेकिन ओटीसीआई में ओवर द काउंटर एक्सचेंज मतलब एक हाथ पैसा दो और एक हाथ शेयर्स लो। ठीक है, ये होता है ओटीसीआई में। फिर आता है नेम द कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म डेट्स, ये होते हैं जनरली कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। क्या कहना, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म डेट्स, फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए कोई भी, तो वो गए इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। फिर आता है व्हाट डू मीन बाय द टर्म गोइंग पब्लिक। गोइंग पब्लिक मतलब कि होता है प्राइवेट कंपनी को, ये चलो ये दिखाई हुआ है, चलो पढ़ लेते हैं। प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर देना, मतलब पहले खाली एक मतलब पर्टिकुलर नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब 200 मेंबर्स तक की लिमिट होती है, वही खाली उसमें मेंबर्स बन सकते हैं, इक्विटी होल्डर्स बन सकते हैं। लेकिन गोइंग पब्लिक मतलब सबके लिए अवेलेबल करना, कोई
लिमिट नहीं रहना, उसमें कितने भी मेंबर बन सकते हैं, मतलब प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मुझे मेल कर देना या नीचे कमेंट कर देना। एक्सप्लेन दी टर्म वाटर द इक्विटी। आपने सुना ना वो एक कंगाली में आटा गिला होना, मतलब बुरा ही होना, मतलब कुछ खत्म, कुछ जाना, मतलब नुकसान होना। ऐसे इसमें क्या हुआ, वाटर द इक्विटी मतलब एक तरह से कहते हो कंगाली में इक्विटी बना, मतलब जो इक्विटी होल्डर्स की वो होती है, क्या कहते हैं, एक तरीके से पावर होती है, होल्डिंग होती है कंपनी में, उसका कम होना या उनका जो राइट है वो कम हो जाना। कैसे होता है वो राइट कम, जब न्यू शेयर्स कंपनी इशू करती है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के अलावा कोई और उनका ले लेता है, तो उनका परसेंटेज कंपनी में कम हो जाता है एज अ होल्डर, एज अ इन्वेस्टर, एज अ मतलब मालिक के तौर पे उनका परसेंटेज कम हो जाता है, होल्डिंग कम हो जाती है, तो उनका मतलब एक तरह से कह सकते हैं उनका एक पावर, एक कंट्रोल करने की, मैनेजमेंट करने की पावर कम हो जाती है। एक्सप्लेन द टर्म व्हाट आर द इक्विटी व्हेन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लूज कंट्रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब उनकी परसेंटेज कम, जैसे मान लो कंपनी में एक इक्विटी शेयर होल्डर है, उसकी 10% की वो है प्रोपोर्शन, 10% के शेयर कैपिटल उसके पास है, और मान लो कंपनी शेयर नया इशू कर देती है, नया इशू ले आती है और वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डरों के नहीं खरीदता, तो उसकी परसेंट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की 9 भी हो जाती है, 8 भी हो सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर तो बढ़ गए और उसके पास कम रहेंगे शेयर होल्डर शेयर्स, तो जो नए शेयर्स आएंगे तो उसके कैपेसिटी में या उसके अगेंस्ट में तो उसकी तो शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी ना। इसलिए इसका मतलब होता है कि कंट्रोल या कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में कम होना बाय अनदर ग्रुप, देन इट इज आल्सो नोन एज व्हाट आर दी इक्विटी। फिर आता है हाउ मेनी रीजनल स्टॉक एक्सचेंज आर देयर इन इंडिया, नेम दी ओल्डेस्ट वन। और जो वैसे तो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज 24 होते हैं, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये जनरल नॉलेज भी है, एक कॉमर्स के बच्चों को पता भी होना चाहिए कितने रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है। और सबसे जो पुराना है वो है वुमेन स्टॉक एक्सचेंज, ये भी जनरल नॉलेज की बात है, बीएससी। ठीक है, फिर आते हैं गिव द फुल फॉर्म ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एनिमेट दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, सेबी के क्या ऑब्जेक्टिव थे, एक तो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, डेवलप करना, रेगुलेट करना कंपनी को, यही जनरली ऑब्जेक्टिव होते हैं। देखो क्या क्वेश्चन, टू प्रोटेक्ट, टू प्रमोट, टू रेगुलेट, जनरली 3 होते हैं, रेगुलेशन, डेवलपमेंट और प्रमोशनल। इन तीनों का ही, तीनों ही लिखा हुआ है एक तरीके से, बस नाम चेंज करा हुआ है थोड़ा बहुत, बाकी आप वो तीनों भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर आता है व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग अपन ने कमर्शियल पेपर में पढ़ा था, कमर्शियल पेपर में पढ़ा था कि ब्रिज फाइनेंसिंग मतलब कमर्शियल पेपर क्यों इशू करते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए। और फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, जब अपन नए शेयर इशू करते हैं तो उसके रिलेटेड जो भी कॉस्ट आती है, जैसे प्रोमोटर्स को देना, डायरेक्टर्स के पास फाइल्स को फाइल करते हैं जब उसके कोई चार्जेस होते हैं, या कोई भी इससे रिलेटेड चार्जेस, उसको कवर करने के लिए अपन कमर्शियल पेपर को इशू करते हैं। और कमर्शियल पेपर इसलिए इशू होते हैं ताकि फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर कर सके, इसी को ही ब्रिज फाइनेंसिंग कहते हैं। Funds raised through commercial paper are used to meet flotation cost. This is known as bridge financing. ठीक है, फिर आता है विच मनी सिक्योरिटीज ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब जिसमें इंटरेस्ट रेट नहीं होता, जिसकी फेस वैल्यू मान लो 100 है और इशू करते हैं 90 में, और जब रिडीम होएगा वो 100 में होएगा, तो 10 रुपये होगा उसका एक तरीके से इंटरेस्ट। तो ये ट्रेजरी बिल्स होता है, ये कौन इशू करता है, आरबीआई, किसके ब्याज पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ब्याह पे। ट्रेजरी बिल्स ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड, ये आरबीआई इशू करता है किसके ब्याह पे, गवर्नमेंट के ब्याह पे। ठीक है, अगला आता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर मोर लिक्विड देन कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। कमेंट, मतलब जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे कमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, आर मोर लिक्विड मतलब हाईली कन्वर्टेबल इनटू कैश या नहीं है, देन कैपिटल मार्केट कमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जैसे शेयर्स, डिबेंचर, स्टॉक, इसके ऊपर कमेंट करो। ठीक है, इसमें ये बिल्कुल बात सही है, मतलब मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो हाईली लिक्विड होते हैं। ऐसा क्यों, पहली बात तो वो उसकी मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होती है,
और जो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर होती है। और मनी मार्केट इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, क्योंकि आप उसको कभी भी जाके डिस्काउंट या जनरली कोई भी बंदा उसको खरीद ही लेता है मनी मार्केट में, क्योंकि उसमें एक तो लेस रिस्क होता है। लेकिन लेस रिस्क होता है किसके रिलेटेड, लिक्विडिटी के रिलेटेड। ये नहीं है मतलब कि आप जाओगे तो कहेंगे जी अभी कैश अवेलेबल नहीं है, उसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकते, इसलिए मनी मार्केट ज़्यादा लिक्विड है कैपिटल मार्केट से। ठीक है, और कैपिटल मार्केट क्यों नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कैपिटल मार्केट में कोई बायर ना हो, या उस प्राइस, जैसे मैं समझा था कैपिटल मार्केट में प्राइस एकदम कंफर्म होना चाहिए बायर और सेलर के बीच में, तभी उस पर ट्रांजेक्शन होती है और कॉन्ट्रैक्ट नोट बनता है। क्या लिखा हुआ है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर कंसिडर्ड एज मोर लिक्विड बिकॉज the time period within which the securities get converted into cash is very short. In some cases it is 1 day only, and before the time period also these securities can be discounted easily from banks and discount फाइनेंस हाउसेज। ये स्पेशली गवर्नमेंट ने इसको एस्टेब्लिश किया हुआ है, और कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनीज ने भी इसको एस्टेब्लिश किया हुआ है, ताकि जल्दी से जल्दी मार्केट में जो भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है उसको डिस्काउंट करा सके और उनको कुछ कमीशन मिल सके। ठीक है, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज आर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज and they get liquidity in stock market, but in stock market there may not be a buyer for share in stock market, so liquidity of capital market securities depend upon the demand of these securities in the stock exchange। मतलब कैपिटल मार्केट की सिक्योरिटी है वो डिपेंड करती है उसकी सिक्योरिटीज के हिसाब से, क्या पता कोई बायर हो, क्या पता सेलर हो ना हो, तो ऐसा डिफरेंस हो सकता है कभी कभार। ठीक है, फिर आता है सेबी इज द वॉच डॉग ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। मतलब वो देखभाल, पहले तो कैसा डॉग था, वो खाली देखने वाला, अब लेकिन अब वो कैसा डॉग हो गया जो काटता भी है गलती करने पर। मतलब सेबी पहले एक ऐसा था जो खाली देखता था, कुछ कर नहीं पाता था, लेकिन जब से उसको एक बॉडी बनी है, एक लीगल बॉडी बनी है, तब से उसके पास कई पावर आ चुके हैं, इसलिए उसको वॉच डॉग कहा जाता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से बैनर्स भी ले सकता है और इन्वेस्टर्स को रेगुलेट भी करता है, और कंपनीज को भी रेगुलेट करता है, और ब्रोकर्स को भी रेगुलेट करता है। सेबी इज मोस्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट कमेंट। SEBI was set up in 1988 to regulate the functions of securities market and to protect the interest of investors, but SEBI was found ineffective in regulating the activities of stock market. It was able to observe and watch only, जैसे मैंने आपको बताया खाली वो देखता था, but failed to take corrective measures, that is why called as watchdog. As a result, in May 1992, SEBI was granted legal status. Now it is a body corporate having a separate legal existence and perpetual succession. Now SEBI is considered as a watchdog because it performs the following functions to protect stock exchanges. Functions कौन कौन से थे उसके प्रोटेक्टिव वाले, कि इसको इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, कोई भी गलत काम हो, अगर मान लो किसी कंपनी ने उसके साथ गलत काम करा है तो उसको सजा देना, या उसको उसका स्टॉक एक्सचेंज से नाम हटा देना। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन मतलब वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता जब तक लो या लीगली तरीके से उसको ख़त्म ना करा जाए। फिर आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट क्या होती है, जहाँ पे खरीदा और बेचा जाता है क्या, खाली सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। सिक्योरिटीज में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे स्टॉक, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स हो गया। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि स्टॉक मार्केट लिक्विडिटी कैसे देती है, कैसे इम्पार्ट करती है लिक्विडिटी। मतलब स्टॉक मार्केट वैसे करती है, जिसको खरीदना होता है और बेचना होता है आपसे मिला देती है, और जब उनके प्राइस सेटल हो जाते हैं और वो एक प्राइस पे कंसीडर कर लेते हैं आप दोनों में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्लेस हो जाता है, और वो जो सिक्योरिटीज है उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। द स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस where securities of companies are bought and sold. Generally, the securities are long term and get matured only after a long period of time. These securities can be sold in stock market and can be easily convertible into cash. The presence of continued market is an assurance to investor
that the investment can be converted into cash and when required by them. What functions does financial market perform? इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। फाइनेंशियल मार्केट का एक बेसिक सा फंक्शन था क्या, वो एक ब्रिज की तरह काम करती थी, किसके बीच में, सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच। जनरली इसका यही मतलब है बस, और कुछ मतलब नहीं है इसका। द फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर द डेफिशिएंट यूनिट्स, कॉर्पोरेट सेक्टर्स या इन्वेस्टर्स कह सकते हो एक तरीके से कंपनीज, एंड सरप्लस यूनिट्स यानी इन्वेस्टर या हाउस होल्ड सेक्टर। इट इज थ्रू फाइनेंशियल मार्केट दैट द लेंडर मीट्स द borrowers. Stock market quotations contribute to better allocation of capital and promote the habits of savings and investment. क्या लिखा हुआ है कि स्टॉक मार्केट कोटेशंस हेल्प्स टू कंट्रीब्यूट बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल एंड प्रोमोटिंग दी। इसमें खाली इसका फंक्शन एक्सप्लेन करना है क्या, कि जिसके पास पैसा नहीं होता उसको पैसा दे देती है, जिसके पास सरप्लस होता है उससे ले लेती है, और डेफिशिएंट यूनिट को देती है, वो अपने बिजनेस में लगाती है, और जो भी उससे प्रॉफिट होता है थोड़ा वो स्टॉक मार्केट को देती है एज अ इंटरेस्ट, एज अ ब्रोकरेज, और थोड़ा एज अ डिविडेंड जो इन्वेस्ट करता है उसको देती है। Stock market quotation contribute to better allocation of capital. Yes, I agree with this statement. As stock market provides functions, as stock market provides following function, refers to function of stock exchange. इसमें खाली फंक्शन जो थे वो लिख सकते हो एक तरीके से, और इसमें एक ऐसा भी है एक ब्रिज की तरह काम करता है, और जिसके पास पैसों की कमी है उसको दे देते हैं, और जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है उससे ले लेते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन दी कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये अपन वैसे बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वैसे तो इसको पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस तो खाली ऊपर ऊपर से देख लेना, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं अपने सिलेबस में। इसको खाली आप ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो, और इसका भी आना मुश्किल है पेपर में। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वॉज सेटअप इन 1875 एज द Native Share and Stockbroker Association in Mumbai, and today is known as BSE. It was followed by development of stock exchange in Ahmedabad 1894, Calcutta 1908, and Madras 1937. It is interesting to note that stock exchanges were first set up in major centers of trade and commerce. Until 1990, there were regional stock exchanges in India. After the reforms of 1991, there are following three types of stock exchange in India: regional stock exchange, national stock exchange, over the counter exchange of India. ठीक है, ये बाकी ये होट्स है, ये अपन कल पढ़ेंगे। इसमें भी अच्छे काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए, केस स्टडी दी हुई, ये सारे कल पढ़ेंगे। व्हाट इज बल्लाई, बहुत ये भी, ये जो ये वाला दिया हुआ है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बाकी सारा कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे मेल कर सकते हो अगर क्लासेस success@gmail.com, या नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।